नमस्कार, आप देख रहे हैं जनादेश। मैं हूं आपके साथ प्राची सिंह। खबर शुरू करने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक है सुशीला चैरिटेबल ट्रस्ट, जहां लोक हित और विकलांग लोगों की सहायता करना ही है कर्म, जिसका एक ही नारा जनहित में योगदान कराना। लखनऊ में अखिलेश यादव के आवास के पास प्रदर्शन, सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के विवादित बयान पर भड़के संत। आजकल घर से क्यों भाग रही हैं लड़कियां? महाराष्ट्र महिला आयोग के प्रमुख ने दिया ये जवाब। यूपी में मिशन 80 के लिए बीजेपी ने कसी कमर, धारदार दमदार अंदाज में सियासी पिच पर बैटिंग की तैयारी। बिहार में जाति जनगणना पर सियासी रार, समझे क्या है 1931 से रिश्ता। सचिन को लप्पू झिंगूर कहना मिथिलेश भाटी को पहुंचाएगा जेल, जाने बॉडी शेमिंग को लेकर क्या है कहानी। आदित्य मिशन के लिए L1 ही क्यों है खास, 5 पॉइंट में समझे पूरा गणित। आप समाचार विस्तार से। अखिलेश यादव के आवास के पास साधु संतों ने प्रदर्शन किया। साधु संतों ने स्वामी प्रसाद मौर्य की ओर से माफी की मांग की है। उत्तर प्रदेश के यूपी लखनऊ में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के आवास के पास आज साधु संतों ने प्रदर्शन किया। दरअसल अखिलेश यादव की पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने हिंदू धर्म को लेकर विवादित बयान दिया है, जिस पर साधु संतों ने आपत्ति जताई है। स्वामी प्रसाद मौर्य की शिकायत करने संत परमहंस पहुंचे। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा था कि हिंदू कोई धर्म नहीं है। मौर्य ने हिंदू धर्म को धोखा बताया था। साधु संतों ने इस पर विरोध जताया है। जान लें कि हिंदू धर्म पर विवादित बयान देने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य पर बीजेपी सांसद निरंजन ज्योति ने जोरदार पलटवार किया और उनके सियासी दल बदल पर हमला करते हुए कहा कि उनका कोई धर्म नहीं है, वो खुद दल बदलू हैं। वहीं सुप्रीम कोर्ट के वकील विनीत जिंदल ने हिंदू धर्म पर टिप्पणी को लेकर समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। गौरतलब है कि समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य पिछले काफी समय से लगातार अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं। रामचरितमानस को लेकर दिए गए बयान के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य ने हिंदू धर्म को लेकर विवादित बयान दिया है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि हिंदू कोई धर्म नहीं, ये केवल एक धोखा है। स्वामी प्रसाद मौर्य पर वीएचपी नेता राजकमल गुप्ता का बड़ा हमला है। उन्होंने कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य को गिरफ्तार करना चाहिए, इनको हेट स्पीच में गिरफ्तार करके जेल में डाल देना चाहिए। जान लें कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने लखनऊ में आयोजित एक कार्यक्रम में ये विवादित बयान दिया। इसके साथ ही समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने ब्राह्मण पर सवाल उठाते हुए हिंदू धर्म को धोखा बता दिया। इतना ही नहीं, स्वामी प्रसाद मौर्य ने आरोप लगाया कि ब्राह्मण धर्म को हिंदू धर्म बदलाकर दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों को भ्रम की मकड़ जाल में फंसाने की साजिश की जा रही है। महाराष्ट्र में लड़कियों की गुमशुदगी के मामलों को लेकर राज्य की महिला आयोग की अध्यक्ष रूपाली चाकरणकर ने कहा कि आजकल लड़कियां प्यार के चक्कर में भाग रही हैं। एक बड़े पद पर बैठी रूपाली चाकरणकर के इस बयान को बेहद गैर जिम्मेदाराना बताया जा रहा है। महाराष्ट्र महिला आयोग की प्रमुख रूपाली चाकणकर ने दावा किया कि मोबाइल फोन के कारण माता-पिता और बच्चों के बीच संवाद का अभाव होने से लड़कियां संभवतः प्यार में पड़कर घर से भाग रही। उन्होंने ये भी कहा कि कोविड-19 महामारी की रोकथाम के लिए लागू लॉकडाउन के बाद राज्य में बाल विवाह के मामलों में भारी बढ़ोतरी हुई है। महाराष्ट्र के लातूर में सोमवार को एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए चाकणकर ने कहा कि अकेले लातूर में 27 बाल विवाह रोके गए और इसमें 2 घटनाओं के संबंध में मामले दर्ज किए गए। उन्होंने महाराष्ट्र में बढ़ते बाल विवाह पर अपने बयान के संबंध में कोई आंकड़े या समयावधि नहीं बताई। रूपाली ने कहा, ग्राम सभाओं को बाल विवाह पर सख्ती से अंकुश लगाने के लिए प्रस्ताव पारित करना चाहिए और शादी का निमंत्रण छिपाने वाली इकाइयों सहित इसमें शामिल सभी लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जानी चाहिए। उन्होंने दावा किया कि मोबाइल फोन और प्रौद्योगिकी के अन्य साधन उपलब्ध होने के कारण माता-पिता और बच्चों के बीच संवाद का अभाव देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से लड़कियां संभवतः प्यार में पड़कर घर से भाग रही हैं।
जागरणकर ने यह भी बताया कि पुलिस के दामिनी स्क्वाड को लड़कियों की सुरक्षा के लिए उनके साथ अधिक बातचीत करनी चाहिए। उन्होंने कहा, महिला आयोग अपलयादारी पहल के तहत आयोग ने 28 जिलों की लगभग 18,000 शिकायतों का निस्तारण किया है। सोमवार को हमें लातूर में 93 शिकायतें मिली और 3 दल इन्हें तेजी से हल करने की दिशा में काम करेंगे। अगले साल यानी 2024 में आम चुनाव होने वाले हैं और राजनीतिक दल तैयारियों में जुट चुके हैं। देश की सबसे बड़े सूबों में से एक उत्तर प्रदेश की 80 सीटों पर हर एक दल की नजर है। कहा जाता है कि दिल्ली जाने का रास्ता यूपी होकर गुजरता है, लिहाजा कोई भी दल कोर कसर नहीं छोड़ना चाहता है। यूपी में भाजपा का लोकसभा चुनाव का ब्लूप्रिंट तैयार हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगले 7 महीनों में कई जनसभाएं होंगी। पब्लिक मीटिंग को लोकसभा क्षेत्र के हिसाब से बनाया गया है। ब्लूप्रिंट के मुताबिक प्रधानमंत्री के अलावा गृह मंत्री, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की भी रैलियां होंगी। पश्चिम क्षेत्र में ब्रिज क्षेत्र पर सबसे ज्यादा फोकस रहेगा। इसके साथ ही पूर्वांचल के लिए भी बड़ा प्लान बनाया गया है। यूपी में बीएल संतोष, धर्मेंद्र प्रधान लगातार संगठन की बैठक कर रहे हैं। इस बैठक के आधार पर हर महीने लोकसभा क्षेत्र में वास्तविक स्थिति की रिपोर्ट होगी। यही नहीं, विपक्ष के बड़े चेहरों के सामने भाजपा अपने भी बड़े चेहरों को लोकसभा के मैदान में उतारेगा। रायबरेली मैनपुरी सीट पर प्रत्याशी का ऐलान भी अन्य सीटों से पहले किया जाएगा। यूपी के कई मंत्रियों को चुनाव लड़ाया जा सकता है। यही नहीं, कई सांसदों का टिकट कट सकता है और कई सांसदों की सीट बदली जा सकती है। यूपी में अगर 2014 और 2019 के चुनावी नतीजे की बात करें तो बीजेपी का आंकड़ा दूसरे राजनीतिक दलों से बहुत आगे है। 2014 के नतीजों में बीजेपी जहां 70 से अधिक सीटों पर कब्जा करने में कामयाब हुई थी, वहीं 2019 के नतीजों में सीटों की संख्या में कमी आई, लेकिन स्ट्राइक रेट 80% के करीब था। 2019 के चुनाव को अहम इसलिए भी माना जाता है क्योंकि जातीय आधार पर स्थापित दोनों क्षेत्रीय दल यानी समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी मिलकर चुनाव लड़े थे। दोनों के साझा प्रदर्शन को देखें तो बीजेपी के लिए नुकसान के स्तर के कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन नतीजे उतने खराब नहीं रहे। यहाँ पर सवाल ये है कि बीजेपी सीटों के निर्धारण में बदलाव क्यों करना चाह रही है। दरअसल बीजेपी किसी भी चुनाव को, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, मिशन मोड के तौर पर लेती है। बीजेपी के रणनीतिकार एक सीट को जीतने की पुख्ता योजना पर काम करते हैं। वैसी सूरत में जमीनी स्तर पर फीडबैक को अधिक महत्व दिया जाता है। बीजेपी सांसदों को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने भी स्पष्ट किया था कि जनता से जुड़े रहकर जनता के लिए काम करने के साथ सरकार की योजनाओं के बारे में आम लोगों तक पहुंचाना भी बड़ी जिम्मेदारी है। हम भले ही कितनी बेहतरीन योजना क्यों न बना लें, अगर जमीनी स्तर पर काम करने में खामी हो या जनता तक अपनी बात पहुंचाने में कामयाब नहीं हुए तो उसका फायदा नहीं है। बिहार में जाति जनगणना का मुद्दा एक बार फिर अदालत में है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को हल्फनामे के जरिए बताया है कि जनगणना कराने का अधिकार केंद्र सरकार के पास है। बिहार में जाति जनगणना का काम जारी है, लेकिन केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दलील पेश करते हुए कहा कि जनगणना का अधिकार केंद्र के अधीन है, लिहाजा बिहार सरकार जाति जनगणना नहीं कर सकता। इन सबके बीच बताएंगे कि जनगणना और जाति गणना के हिसाब किताब क्या है। 1872 में जब भारत पर अंग्रेजी सरकार का शासन था, उस वक्त वाइस रॉय लॉर्ड मेयो के समय जनगणना कराई गई। हालांकि नियमित तौर पर जनगणना का लॉर्ड सिपन के दौर 1881 में शुरू हुआ और 10 साल के नियमित अंतराल पर इस प्रक्रिया को अमल लाया गया। अंग्रेजी सरकार के समय 1931 और 1941 में जाति जनगणना कराई गई थी। 1931 की रिपोर्ट को तो सार्वजनिक किया गया था, लेकिन 1941 वाली रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की गई। 1947 में आजादी के बाद पहली जनगणना 1951 में हुई, हालांकि उसमें जाति जनगणना की शामिल नहीं।
आजादी के करीब 63 साल बाद बीजेपी के नेता रहे गोपीनाथ मुंडे ने विकास का हवाला देते हुए जातीय जनगणना पर बल दिया, लेकिन 2011 में यूपीए 2 के शासनकाल में इसे शामिल नहीं किया गया और पूर्व की व्यवस्था को अमल में लाया गया। मौजूदा समय में केंद्र में बीजेपी की अगुवाई वाली एनडीए सरकार इस सरकार के दूसरे कार्यकाल में यानी 2021 में जनगणना की जानी थी। हालांकि कोरोना की वजह से मामला लटक गया। इस बीच जब बिहार में सीएम नीतीश कुमार ने पाला बदला, आरजेडी के साथ आए तो जातीय जनगणना की आवाज एक बार फिर बुलंद हुई। बिहार में इसकी शुरुआत की गई, मामला अदालत में भी गया और वहां से नीतीश सरकार के पक्ष में फैसला आया। जातीय जनगणना के पक्ष में आवाज उठाने वाले कहते हैं कि इससे जमीनी स्तर पर विकास की योजनाओं को बनाने में मदद मिलेगी, लेकिन विरोधी में तर्क उठता है कि किसी भी इलाके का विकास वहां के पिछड़ेपन को आधार बनाकर करना चाहिए। जब इलाके विकसित होते हैं तो सामाजिक स्तर पर विकास होता है। जातीय जनगणना की वजह से समाज में बिखराव होगा। सचिन मीणा पर विवादित टिप्पणी करने वाली मिथिलेश भाटी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। जी हाँ, ये जानते हैं कि मिथिलेश भाटी ने क्या गलती कर दी है। सीमा हायदर सचिन मीणा को कौन नहीं जानता है, हर तरफ दोनों की चर्चाएं हैं। सीमा हायदर और सचिन मीणा कैसे पबजी गेम के जरिए एक दूसरे के संपर्क में आए और फिर प्यार का इस कदर परवाना चढ़ गया कि सीमा हायदर अपने 4 बच्चों के साथ पाकिस्तान से भारत आ गई और यूपी की नोएडा में सचिन के साथ शादी के बाद रहने लगी। इन्हीं दोनों के साथ सचिन मीणा की पड़ोसी मिथिलेश भाटी भी खूब फेमस हो रही है। दरअसल मिथिलेश भाटी ने सचिन सीमा के प्यार को ढोंग बताते हुए सचिन को लप्पू झंगूर कहा था। उसका वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ और बहुत सारे मीम भी इस पर बने। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सचिन को लप्पू और झिंगूर कहना मिथिलेश भाटी को जेल तक पहुंचा सकता है? मिथिलेश भाटी ने जो कहा वो बॉडी शेमिंग कहलाता है। आइए जानते हैं कि भारत में इसको लेकर क्या कानून है। बता दें कि भारत में हर नागरिक को अभिव्यक्ति की आजादी है, लेकिन आजादी के नाम पर भद्दी आपत्तिजनक टिप्पणी नहीं कर सकते। ये ठीक वैसा ही है जैसे किसी की बॉडी शेमिंग करता है। जैसे किसी का वजन अगर ज्यादा है तो आप उसे मोटा या किसी का वजन कम है तो उसे आप पतला आदि कहकर नहीं चिढ़ा सकते। अगर किसी शख्स के सिर पर बाल नहीं है या कम है तो आप उसे लेकर बेइज्जती नहीं कर सकते। ऐसा करना कानूनन अपराध है। ये करने वालों को जेल की सजा भी हो सकती है। भारत में अभिव्यक्ति की आजादी है, लेकिन इसके नाम पर कुछ भी कहने की छूट नहीं है। संविधान का आर्टिकल 19 सभी को अभिव्यक्ति की आजादी देता है, पर संवैधानिक अधिकार है, लेकिन इस संवैधानिक अधिकार का इस्तेमाल बहुत जिम्मेदारी के साथ कर सकते हैं। किसी को मानसिक पीड़ा देना या किसी की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाना या फिर किसी की बॉडी शेमिंग करने के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। कुछ मामलों में ये अपराध की कैटेगरी में आता है। जालने की आईपीसी की धारा 499 के तहत मानहानि का केस भी कर सकते हैं, जिसमें सजा का प्रावधान है। इसमें अधिकतम 2 साल की सजा दी जा सकती है, साथ ही जुर्माने का भी प्रावधान है। इसके अलावा किसी को अगर जानबूझकर बेइज्जती करता है, जो कि शांति भंग में कन्वर्ट हो सकता है, वो धारा 504 में आता है और इसमें अधिकतम 2 साल की सजा का प्रावधान है। गौरतलब है कि महिलाओं को लेकर इससे जुड़े और भी सख्त कानून हैं। अगर कोई पब्लिक प्लेस पर किसी महिला पर छिंटा कसी करता है या फिर किसी फिगर या सूरत को लेकर व्यक्तिगत टिप्पणी करता है तो ये केवल मानहानि का ही नहीं बल्कि ये महिला के अपमान का भी मामला बनता है। जो भी ऐसा करता है उसको जेल की सजा भी दी जाती है। आईपीसी की धारा 294 और 509 में इसको लेकर सख्त सजा का प्रावधान है। गौरतलब है कि बड़ी बड़ी कंपनियों में इसको लेकर और भी कड़े कानून हैं। ऐसे करने वाले कर्मचारियों को कई बार नौकरी से भी निकाल दिया जाता है। आदित्य L1 मिशन के पॉइंट L का ही क्यों चयन किया गया है? इसके पीछे की गणित तो बेहद खास है। बताया जा रहा है कि इस पॉइंट के जरिए सूर्य के बारे में सटीक जानकारी जुटाई जा सकती है।
चंद्रयान 3 की कामयाबी के बाद अब आदित्य एल मिशन की तैयारी चल रही है। 2 सितंबर को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से इसे लॉन्च किया जाना है। हर किसी के मन में ये सवाल उठना लाजमी है कि इसे आदित्ययान या सूर्ययान नाम क्यों दिया गया है। आदित्य में L1 शब्द का मतलब क्या है? सूरज तक पहुंचने के लिए आदित्य को कितनी दूरी तय करनी? यहाँ पर सभी सवालों का जवाब पर क्रमवार नजर डालेंगे। आदित्य मिशन के लिए लैंग्वेज पॉइंट 1, 2, 3, 4 और 5 के लिए आदित्य के साथ L1 को जोड़ा गया है। दरअसल लैंग्वेज कक्षा में इस पॉइंट पर ग्रहण का असर ना के बराबर होता है। जैसे कि हम सब जानते हैं कि सूर्य पर ग्रहण का प्रक्रिया स्वाभाविक है, लिहाजा एक ऐसे बिंदु का चयन करना था जहां ग्रहण का असर ना हो। ऐसी सूरत में L1 पॉइंट सबसे मुफीद नजर आया। किसी भी ग्रह की कक्षा के आसपास करीब 5 स्थान होते हैं जहां गुरुत्वाकर्षण बल, स्पेसक्राफ्ट और सूरज और ग्रहण की गतिविधियां जानकारी हासिल करने के लिए बेहतर माना जाता है। 18वीं सदी में जोसेफ लुई लैंग्रेज नाम के एस्ट्रोनॉमर ने धरती से 15 लाख किमी की दूरी पर सूर्य की बाहरी कक्षा में 5 बिंदुओं की खोज की थी, जिसे लैंग्रेज पॉइंट के नाम से जाना जाता है। PSLV C-57 रॉकेट आदित्य को पृथ्वी की निचली कक्षा में पहुंचाएगा। निचली कक्षा में पहुंचाने के बाद ओवल आकार में लाकर प्रोपल्सन की मदद से L1 पॉइंट की तरफ भेजा जाएगा। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से बाहर होने के बाद क्रूज फेज शुरू हो जाएगा और L1 के पास हेलो ऑर्बिट में प्लेस किया जाएगा। इससे पूरी प्रक्रिया में करीब 127 दिन यानी 4 महीने का समय लगेगा। सूर्य के अध्ययन के बारे में कहा जाता है कि प्रयोगशाला में सटीक जानकारी हासिल नहीं हो सकती है। पृथ्वी पर जीवन के लिए सौर ऊर्जा का महत्व किसी से छिपी नहीं है। सूर्य पर कई तरह की रासायनिक क्रियाएं होती हैं और इसका असर धरती पर पड़ता है। सूर्य असीमित मात्रा में ऊर्जा प्रदान करता है, लिहाजा निकट भविष्य में अगर कोई घटना होती है तो उसका पूर्व अध्ययन आगे की स्थिति के विश्लेषण में अहम जानकारी दे सकता है। आदित्य L1 मिशन का बजट करीब 423 करोड़ रुपए है। इसे PSLV C-57 से लॉन्च किया जाना है। इसका मकसद क्रोमोस्फीयर, कोरोना, प्लाज्मा फिजिक्स, सोल फ्लेयर्स का अध्ययन करना है। इसके अलावा कोरोनल लूप और कोरोनल तापमान, घनत्व और वेग के बारे में जानकारी हासिल होगा। इसके साथ ही कोरोना में मैग्नेटिक फील्ड टोपोलॉजी, संरचना और इसकी उत्पत्ति के बारे में जानकारी हासिल की जाएगी। धरती पर सूर्य के बीच की दूरी करीब 151 लाख किमी है। आदित्य को 151 लाख किमी की दूरी की जगह सिर्फ 15 लाख किमी दूरी तय करनी है। आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि आदित्य को कुल दूरी की सिर्फ 1% तय करनी है। आदित्य को सूर्य की कक्षा में L1 पॉइंट पर स्थापित करना है, यानी कि आदित्य L1 कक्षा की सूरज का अध्ययन करेगा। L को लैंग्वेज का कुल 5 पॉइंट है, जिन्हें L1, L2, L3, L4 और L5 के नाम से जाना जाता है। इस मिशन का मकसद है सूर्य के अनसुलझे रहस्य को समझना, ताकि ऊर्जा स्रोत के बारे में सटीक जानकारी मिल सके। फिलहाल खबरों में सिर्फ इतना ही। आगे खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए जनादेश।